जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। और आज की जो क्लास है ना आपकी वो जनरल साइंस की होने वाली है। जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही सब्जेक्ट से प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड और संभावित प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ साहब। उम्मीद करूंगा सेशन आप सभी को हेल्पफुल लगेगा। टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। तेन देख के ओके। चलिए भाई, तो देखिएगा प्रश्नों की जो संख्या है वो आपकी टोटल 30 होने वाली है। और उससे पहले भैया देखो साइंस की क्लास चल रही है ना, ये कल सुबह 10 बजे, हाँ जी 11 बजे का टाइम है भाई सुबह। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। आपकी मैराथन जीके होने वाली है कल सुबह ना 11 बजे। मेरे सभी भाई रेडी रहेंगे, सारा कुछ अपना मटेरियल एकदम रेडी टू यूज हो चुका है। बस कल सुबह 11 बजे आप सभी को उपस्थित होना है और क्लास लगानी है साहब, है ना। स्टैटिक जीके, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट जीके के ना वो कम से कम 50 से 70% डालूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और पिछले एक साल से रिलेटेड अच्छे प्रश्न डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स जीके में आपके स्पोर्ट्स जीके, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, है ना, प्रमुख कप, ट्रॉफियां, खेलों से संबंधित खिलाड़ी, बहुत सारे प्रश्न होंगे। कल आपकी करीब 4 से 5 घंटे की ये मैराथन जीके की क्लास लगेगी। सुबह 11 बजे सभी रेडी रहेंगे भैया। 22 जून यानी कि कल सुबह 11 बजे तैयार रहेंगे। जितना भी पॉसिबल हो सकेगा वो मैं आपको प्रश्न कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है जी। चलो अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और सभी को मैं यहां पर टारगेट दे रहा हूं आज 22+ प्रश्न राइट करने का। पहला प्रश्न स्क्रीन पर, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है? ये मैंने परसों वाली क्लास में ना होमवर्क का प्रश्न दिया था, एक बार जल्दी से आंसर देंगे। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है जी? विकास भाई आ जाएगा, उसका वीडियो भी कल डालेंगे, आप टेंशन मत लो। 1 मिलियन भैया जी 4000 बचे हैं, 3500 बेसिकली देखे जाए तो। अगर कल हमारी लाइव क्लास के बीच में ही 3500 यानी कि 1 मिलियन हम कंप्लीट कर लेते हैं तो लाइव क्लास में मैं आपको एक सरप्राइज बताऊंगा जो अभी तक कभी रिवील नहीं किया है, ठीक है। अगर 1 मिलियन हो जा रहे हैं कल लाइव क्लास में तब, ठीक है, कल की बात कल है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है? और क्लोरोफॉर्म का मुझे ना आप लोग सूत्र यानी कि इसका फॉर्मूला भी कमेंट करेंगे साहब। चलिए जी जल्दी से कमेंट करेंगे, बहुत डर लग रहा है, डर के आगे जीत है भैया। डरना वरना बंद करो, इस टाइम डरने पर ध्यान मत दो। सिलेबस कितना रह गया है, कितना कवर करना है, उस पर ध्यान दो साहब। क्लियर है? चलो देखो मेरे प्रश्न भाई, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CHCl3 और इसको ना ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है मेरे भाई। नंबर 2 देखिएगा, एक भाप इंजन भाप की उष्मा ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। मैं वो प्रश्न नहीं करा रहा हूं आपको कि भैया मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल मैं करा चुका हूं और अगर मैंने नहीं भी कराए हैं तो वो कराने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर का मटेरियल यूट्यूब पे पड़ा है, बुक्स में पड़ा है, आप सभी रट रहे होंगे। मैं प्रश्न वो कराऊंगा जो 2023-24 में एक्सपेक्टेड लेवल पे प्रश्न पूछे गए हैं। एक भाप इंजन भाप की उष्मा ऊर्जा को किसमें बदलता है? जल्दी से बताएंगे फौजी भाई। गुजर ब्रांड आगरा, समथिंग समथिंग लाइक दैट। पर अगर कल लाइव क्लास में होंगे तब, है ना। चलो भैया वो आपके ऊपर है, सब्सक्राइब वगैरह जरूर करना। देखो जी, एक भाप इंजन भाप की उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। ये गड़बड़ नहीं करिएगा, ठीक है। आप लोग रासायनिक ऊर्जा कमेंट कर रहे हैं, मैकेनिकल आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक खराब उष्मा का चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट? एल्यूमिनियम, तांबा, कांच या फिर चांदी? इनमें से कौन सा एक खराब उष्मा का चालक है? उष्मा का चालन तो करता है
पर भैया अगर मैंने यहाँ पर गर्म किया ना तो इस हिस्से को गर्म होने में बहुत समय लगेगा, है ना, सबसे लेट करेगा वो। कौन सा है? इसके अंदर जो ग्लास है आपका, कांच है, वो ऊष्मा का सबसे खराब चालक है। ये प्रश्न ना एसएससी जीडी में आया है, एसएससी एमटीएस में आया है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में आया है, और यही सेम ऑप्शन रिपीट हुए हैं। ये सेम प्रश्न लेकर आया हूं, ठीक है। नंबर 4 देखो साहब, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? जल्दी बताइए। एक छोटा सा प्रश्न बता दो कि मेरे भाई तारे का टिमटिमाना किसका उदाहरण है साहब? तारे का टिमटिमाना ये किसका उदाहरण है? जल्दी से जरा इसका भी आंसर हो जाए तो और बढ़िया। नीतीश ठाकुर पढ़ लो भाई। अरे फ्री तो भैया बात ही अलग हो गई है ना। वीडियो नहीं आया है मेरे भैया जी, अभी तो मैराथन क्लास पे जोर है। कल शाम को 5 बजे डालेंगे, मैराथन खत्म होने दो, ठीक है। कल छोटा सा सरप्राइज भी है मैराथन में। तारों का रंग जो है उसके तापमान का सूचक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है जी। तारे का टिमटिमाना मेरे भाई किसका उदाहरण है? आप लोग आंसर क्या देंगे इसका? कि जो तारे का टिमटिमाना है वो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। अगला प्रश्न है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या है जी? दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या है? मैथ का पूरा सिलेबस हो गया है जी, खुशी जी पहलवान कंप्लीट हो गया है। थोड़ा बहुत मेंसुरेशन रह गया है, वो कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी मैथ का मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी सिलेबस बचा है, सब रेडी है, एकदम कंप्लीट है जी आर्मी के हिसाब से। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम, राइट आंसर आपका रेनिन हो जाएगा। एक बार एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, जो पिछले साल हुआ था जुलाई में, ठीक है। उसमें रेनिन ऑप्शन में नहीं दिया था, ऑप्शन में ना काइमोसिन दिया था। तो रेनिन को काइमोसिन भी कहा जाता है, अगर एग्जाम में आ जाए तो याद रखना। ये पेप्सिन क्या है? आप कहोगे गुरुजी पेप्सिन जो ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करने वाला एंजाइम जो है वो पेप्सिन है जी, ठीक है। टॉयलिन क्या है? ये एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है और भोजन को पचाने में, उसको गलाने में सहायता करता है। ये केसिन क्या है साहब? अगर एग्जाम में आ जाए कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, केसिन एक प्रोटीन है जिसके कारण दूध का रंग सफेद होता है, ठीक है। नंबर 6 देखो मेरे भाई, डैश की परमाणु संख्या के द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर के बराबर है। क्या कह रहा है? अगर आप समझें कि बोला है किसकी संख्या द्रव्यमान और परमाणु संख्या के अंतर के बराबर है, ठीक है। यानी कि एटॉमिक मास माइनस अगर हम लोग एटॉमिक नंबर करेंगे, यही बोला है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? भैया देखो, द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु को संख्या को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट है साहब, है ना। द्रव्यमान संख्या में से अगर हम परमाणु की यानी कि प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देंगे तो आप कहोगे, यहां पे प्रोटॉन लिखो, प्रोटॉन की संख्या को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आएगी। नंबर 7, त्रिक का नियम किसके द्वारा दिया गया साहब? अब ये प्रश्न आवर्त सारणी का रिपीटेड है, मैंने आपको ये प्रश्न कई बार कराया भी है। त्रिक का नियम और अष्टक का नियम, सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था, मुझे ये बताओ पहले आप लोग, ठीक है। एग्जाम में अगर आ जाए कि सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था जी, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है साहब, ये किसने किया था जी। इसके अलावा मुझे ये बताओ, किसकी आवर्त सारणी, किसकी आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल, हाँ जी, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और एक और बता दो छोटा सा, कि किसकी आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल द्रव्यमान संख्या पर आधारित थी साहब, द्रव्यमान संख्या पर आधारित थी। ये 3 प्रश्न पूछे हैं, ये 3 बहुत जबरदस्त प्रश्न है जी। 1800 लाइव है, नमस्कार सर जी, नमस्कार भाई, यमराज का खास आदमी, अरे क्या बात है। ट्रिग्नोमेट्री आर्मी जीडी में नहीं आएगा, एलजेब्रा से बहुत कम प्रश्न आते हैं, a² + b² जो कि नंबर सिस्टम में कवर कर दिया है, बाकी तो सब हो चुका है जी,
ठीक है। मेरा दिन कह रहा है आपके फाइनली 1 मिलियन हो जाएंगे। देखो 1 मिलियन तो अब हो जाएंगे आप लोग के सपोर्ट से, कल हो जाएं तो उसकी बात अलग है। त्रिक का नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो त्रिक का नियम डोबे राइनर ने दिया था जी। जॉन न्यूलैंड्स ने ना आवर्त सारणी में अष्टक का नियम दिया था साहब। यदि एग्जाम में आ जाए कि अष्टक का नियम किसने दिया है, तो जॉन न्यूलैंड्स ने दिया है जी। परमाणु क्रमांक पर नाम मोसले की आवर्त सारणी, अगर बोला किसकी आवर्त सारणी, तो हेनरी मोसले की आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबे राइनर ने किया था। और द्रव्यमान संख्या पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है वो द्रव्यमान संख्या पर आधारित थी। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। बात समझ में आ गई? सभी का क्लियर है? अगला प्रश्न देखें। चलो नंबर 8 देखते हैं साहब। कॉकरोच, केकड़ा, बिच्छू और झिंगा किस संघ से संबंधित हैं? करवाया हुआ बढ़िया प्रश्न, आंसर दे दो। क्लास की लिंक को अपनी एप्लीकेशन में शेयर कर दें। जो नहीं जुड़े हैं मेरे फौजी भाई वो जुड़ जाएंगे। आप आंसर देते रहो साहब। कल मैराथन क्लास है, कल सभी जुड़ना। 4 से 5 घंटे की सारे एमसी के ऊपर प्रश्न कराऊंगा, ठीक है? जरूर जुड़ना, बहुत मजा आएगा क्लास में। ऐसा नहीं है कि मैं 10-12 घंटे नहीं लूंगा, ठीक है? अपनी अपनी कैपेसिटी है, हम 4-5 घंटे की लेंगे पर बेहतरीन लेंगे, मजा आएगा लगाने में। आप लोग टेस्ट लगाइए साहब। आप इसका आंसर दो, मैं एक बार लिंक को जो है एप्लीकेशन में शेयर कर दूं। चलो जी, लाइव चल रही है क्लास। आर्मी अग्निवीर साइंस क्वेश्चंस, ठीक है? ये लो जी। चलो भाई, लिंक भी अपना शेयर हो गया है। इस समय हम लोग लाइव कितने हैं जरा देख लें। 1700 लाइव हैं जी। चलो जी, शाबाश। अब देखो, कॉकरोच, केकड़ा, बिच्छू और झिंगा जो है ये आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण हैं। और आर्थ्रोपोडा से प्रश्न आता है जी। आप कहोगे गुरुजी जंतु जगत का ये ना सबसे बड़ा संघ है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। ये एनिलिंडा का मैंने आपको बताया ही था कि जो केचुए हैं, केचुआ, जोंक, नीरस, ये एनिलिंडा संघ के उदाहरण हैं। ऐसे ही मोलास्का वाला आपके आर्मी अग्निवीर 2024 में आया था। मोलास्का से क्या पूछा था साहब कि ये जो ऑक्टोपस है, घोंघे है, आप लोग सीप याद रख लेना, आप लोग ना स्क्विड याद रख लेना साहब, ये सभी जो है मोलास्का संघ के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? अब ये ऊर्ध्वपातन होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वस्तु अगर सॉलिड में है और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड ऊर्ध्वपातन, है ना? सब्लिमेशन बोलते हैं इंग्लिश में। आंसर दो। 2000 हम लोग लाइव हैं, शाबाश। कल लाइव में 1 मिलियन हो जाएंगे, साथ साथ क्लास लेने को मिलेगा सुबह शाम। बढ़िया जी। अब कल देखते हैं भाई, कल लाइव में मुझे 4 से 5000 बच्चे चाहिए अपनी क्लास में। 4000 तो आज ही हो गए हैं, कल मैराथन है, 5000 बच्चे तो मिनिमम चाहिए। इनमें से कौन एक ऊर्ध्वपातन नहीं है? ये जो फिटकरी है ना, जिसे एलम कहते हैं, ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण नहीं है। बाकी अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन, आयोडीन याद रख लेना, ये भी ऊर्ध्वपातन का ही एग्जाम्पल है साहब। समझ में आ गई चीजें? चलो नंबर 10 पे बढ़ेंगे मेरे फौजी भाई। नंबर 10 है जी, ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयासों के लिए किस पौधे का संयोग किया था जी? चलिए साहब आंसर देंगे जल्दी से। कि अर्ज किया है कि ए वर्दी तुझे पाने की चाहत ने मुझे दर दर भटकाया है, वर्दी तुझे पाने की चाहत ने मुझे दर दर भटकाया है, और ये दिल तो बस धड़कना जानता था, तड़पना ए वर्दी तूने सिखाया है। ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयास के लिए किस पौधे के संकरण करने का उपयोग किया था? तो मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था अपने प्रयासों को जांचने के लिए। बात समझ में आ रही है सभी को? कोई बफरिंग तो नहीं दिखाई दे रही है? जो बफरिंग का कमेंट कर रहे हैं भाई, बफरिंग हो रहा है बीच बीच में हल्का हल्का। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ सभी, ये हल्का हल्का बफरिंग कर रहा है। चलो जी, अब सही हो गया है, बीच में बफरिंग कर रहा था साहब।
अब सही हो गया है। अब मुझे लग रहा है शायरी दोबारा बोलनी पड़ जाएगी फिर। चलो भाई, इस क्लास का जो पीडीएफ है ना, वो आपको हमारे एप्लीकेशन शुभमी क्लासेस पर मिल जाएगा। आप तो नहीं बफरिंग हो रहा है जी? साइंस की मैराथन भी लाऊंगा 2 दिन के बाद। चलो जी, अब ठीक है, बफरिंग नहीं है, अब सही है जी। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले, हाँ जी साहब, सभी ने टेस्ट लगा लिए हैं। डेली के 2 टेस्ट कह रहा हूं मैं आपको, डेली के आपको अभी भी 2 टेस्ट लगाने हैं जी। कुछ भी करके डेली के 2 टेस्ट लगाने हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है, ये मैं आपको ओनली 119 रुपए की प्रोवाइड करवा रहा हूं। जिसने भी परचेज नहीं की है वो परचेज कर लेंगे साहब। 2023 में पूछे गए अग्निवीर के और 24 में पूछे गए जीके और जीएस के प्रश्न इंक्लूड हैं। सबसे बेहतरीन हमारी इस टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन है। आप लोग जब टेस्ट लगा के सॉल्यूशन देखेंगे तो मजा आ जाएगा। टारगेट 50 में से 35 प्लस हमारी टेस्ट सीरीज में करिए और एग्जाम में सफलता हासिल करिए। ये सारा कुछ आपको हमारे शुभमी क्लासेस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जिसने भी परचेज नहीं किया है परचेज कर लेना भाई। और एग्जाम से पहले ये स्टैटिक जीके को निपटा लेना कम से कम 2 से 3 बार। 79 की है, 3 से 4 बार इसको निपटा लेना। डेली के 3-3 टॉपिक पढ़ लेना, हो जाएगी। साइंस, पिछले 10 साल की साइंस के प्रश्न है 1 लाइनर। ज्यादा कुछ ना हो पाए तो हमारी इस ई बुक का कम से कम साइंस बिल्कुल 2 बार कंप्लीट हो जाने चाहिए। 1500 के आसपास प्रश्न मिलेंगे आपको। फिर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिएगा। ये भी 79 की मिलेगी आपको। और मैं कह रहा हूं आप ये दोनों ही बुक को ले लो भैया। आने वाले बाकी जितने भी एग्जाम है, टीए का है, सब रिलेशन का है, सब में काम आएगी। ये कॉम्बो पैक 99 का है, बाद में ये अपने 149 रुपए पर ही आ जाएगा। ठीक है, ये ई बुक आपको हमारी पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और तैयारी को जारी रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है। आर्मी अग्निवीर 2023 में पूछा गया है जी, बता दो। अब तो बफरिंग नहीं है भाई, अभी भी बफरिंग का कमेंट कर रहे हो। अब तो बफरिंग नहीं है, हो रही है। अरे यार, ये लो भैया, आज तो क्लास बफरिंग हो रही है। आप तो सही किया है, पता नहीं क्या चक्कर है जी। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। ये पहले बफरिंग ठीक कर लें, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अभी भी बफरिंग है ये। हम्म, अभी भी बफरिंग है या सही हो गई है भैया? 1 मिनट रुक जाओ सर, पहले बफरिंग कंप्लीट हो जाए। चलो भाई, मेरे ख्याल से अब सही हो गई है बफरिंग, है ना? अब बफरिंग नहीं हो रहा है। हो गई है बफरिंग, है ना? अब बफरिंग नहीं हो रहा है ना भाई। आज तो गड़बड़ लग रही है क्लास में। हाँ जी, आज क्लास में कुछ गड़बड़ लग रही है। अभी तो ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे देखेंगे जो होगा, ठीक है ना? वायु में जब हाइड्रोजन जलने लगती है तब वह जल पैदा करती है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिसने ऑप्शन बी को दिया है जी। अगला प्रश्न देखिएगा। ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज किसके पॉलीमर हैं जी? किसके बहुलक हैं? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या फिर माल्टोज? आप लोग इस प्रश्न का एक बार जल्दी से आंसर कर दें साहब। बफरिंग वाला फंडा नहीं समझ में आ रहा है। अभी भी हो रही है जी, ओहो।
यहाँ पर तो नेट बिल्कुल क्लियर है, बहुत ज्यादा हो रही है बफरिंग। ये पंगा क्या हो रहा है बफरिंग वाला जी? एक मिनट रुक जाओ सभी भैया, मैं एक बार हल्का सा चेक कर लूं कि क्या इशू हो रहा है। स्ट्रीम लेंथ तो एकदम ओके दिखा रहा है यहाँ पर, स्ट्रीम लेंथ में तो कोई दिक्कत नहीं है जी। स्ट्रीम लेंथ तो बिल्कुल ओके है, ये बफरिंग का फंडा क्यों है? रुकिए एक मिनट भैया जी, पहले हम एक बार इसको चेकआउट कर लें अच्छे से कि ये आखिर है ना। क्लास लेकर आया हूं तो भैया करवानी तो है ही। पहले एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं दोबारा से रीसेट कर देता हूं। अभी भी बफरिंग हो रहा है हल्का हल्का, एक मिनट रुकिएगा, कोई जाएगा नहीं, मुझे बस एक मिनट का समय दे दो, मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूं भाई साहब कि दिक्कत क्या है। हमने अपने सारे हथकंडे अपना लिए हैं, अगर अब बफरिंग कोई ना, कल नहीं होना चाहिए ऐसा भैया जी, कल तो नहीं होना चाहिए पर अभी भी तो नहीं होना चाहिए ना। सारे हथकंडे अपना लिए हैं भैया, अगर अभी भी बफरिंग हो रहा होगा तो फिर मजबूरन क्लास बंद करनी पड़ेगी। ये क्लास को फिर कल कंटिन्यू करेंगे, शुरू के 12% चेंज कर देंगे, यही कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो जी, बस 19 क्वेश्चन, 1 मिलियन हो गए, इसलिए क्लास नहीं चल रही है प्रॉपर, कुछ इशू है, चेक करवाना पड़ेगा एक बार। नेट का तो इशू मुझे कहीं नहीं लग रहा दूर दूर तक, पता नहीं क्या दिक्कत हो सकती है भाई, ठीक है। 2 मिनट देख लेते हैं ना, क्लास बफरिंग हो रही है, क्लास को बंद कर रहे हैं, ठीक है। माफी चाहूंगा, ये 10-11% मैंने डिस्कस किए हैं ना, कल क्लास करवाएंगे ना साइंस की, शुरू के 11% हटा देंगे और हम नए 11 ऐड कर देंगे ताकि आपकी आगे क्लास कंटिन्यू हो सके, ठीक है भैया। आज क्लास मुझे लग रहा है प्रॉपर नहीं हो पाएगी, बहुत ज्यादा बफर कर रहा है, मतलब हद से ज्यादा बफरिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा। आज सेशन को बंद कर रहे हैं जी, ठीक है। माफी चाहूंगा आप सभी से, कल सुबह रहना 11 बजे सभी जुड़िएगा, आज क्लास नहीं हो पाएगी भाई साहब, बड़ा दिक्कत हो रही है। सुबह 11 बजे मैराथन क्लास है, बस इसमें बफरिंग ना हो, मैं एक बार सुबह सिस्टम चेकआउट करा लूंगा, रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो बफरिंग हो रहा है, मुझे दिख रहा है जी। चलो जी, सभी को जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर दिस डिस्टरबेंस धन्यवाद।